एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से एक ऐसा अभ्यर्थी जिसने ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किया हुआ है वो प्राइमरी यानी कक्षा 1 से 5 और अपर प्राइमरी यानी कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होता है। वहीं पर कोई एक ऐसा अभ्यर्थी जिसने बीएड कर रखा है वो अपर प्राइमरी यानी 6 से 8 वाली भर्ती, टीजीटी यानी कि 9 से 10 वाली भर्ती, पीजीटी यानी कि 11 से 12 वाली भर्ती और कुछ स्पेशल भर्तियां जिसमें केवल बीएड को मौका दिया जाता है, जैसे कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जीआईसी में एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती और जीआईसी में प्रवक्ता की भर्ती, इसमें केवल और केवल बीएड अभ्यर्थी ही एलिजिबल होते हैं, डीएलएड वाले एलिजिबल नहीं होते हैं। अब एनसीटी की गाइडलाइन तो ये कहती है, लेकिन केंद्र सरकार के अधीन जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं जैसे केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, और राज्य सरकार के अधीन जो विद्यालय होते हैं उसमें ये वाली भर्ती को लेकर के जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। सीधे तौर पर ये एनसीटी की गाइडलाइन का उल्लंघन है। और आश्चर्य की बात यह है कि 99% जो डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको इस बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। उनका वर्षों से ये वाला जो हक है वो मारा जा रहा है और ये उनको हक नहीं मिल पा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो का अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं केंद्र के अधीन आने वाले विद्यालयों की, जिसमें प्रमुख तौर पर केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस आता है। इसने दिनांक 20 मार्च 2025 को जो रिक्रूटमेंट रूल है उनको इन्होंने रिवाइज कर दिया है टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पोस्ट के लिए। अब टीचिंग और नॉन टीचिंग में कौन कौन से पोस्ट हैं ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि थ्योरेटिकली ये देखा तो गया है कि एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से अपर प्राइमरी एक अलग सेक्शन है, प्राइमरी एक अलग सेक्शन है, टीजीटी एक अलग सेक्शन है और पीजीटी एक अलग सेक्शन है और सबकी एलिजिबिलिटी अलग अलग है। लेकिन इन्होंने जो रिक्रूटमेंट रूल जारी किया है और इसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ है, पहले जो रिक्रूटमेंट रूल था उसमें भी लगभग यही चीज़ें थी। तो यहाँ पर अगर आपको मैं पोस्ट दिखाने की कोशिश करूँ, देखिए असिस्टेंट कमिश्नर का पोस्ट है, प्रिंसिपल का पोस्ट है, वाइस प्रिंसिपल का पोस्ट है, पीजीटी के पोस्ट हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, टीजीटी के पोस्ट हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर लाइब्रेरियन का पोस्ट है, टीजीटी स्पेशल एजुकेटर का पोस्ट है, हेडमास्टर का पोस्ट है, प्राइमरी म्यूजिक टीचर का पोस्ट है, प्राइमरी टीचर का पोस्ट है, स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी का पोस्ट है। लेकिन इस जो भी रिक्रूटमेंट हो रही है इसके बाद नॉन टीचिंग स्टाफ शुरू हो जा रहा है, यानी टीचर के लिए ऊपर वाली ही भर्ती है। इसमें कहीं पर भी आपको अपर प्राइमरी का ब्रैकेट नहीं दिख रहा है, अपर प्राइमरी का ये ब्रैकेट नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये कि अपर प्राइमरी 6 से 8 में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट केवीएस में होता ही नहीं है। तो क्या ये समझा जाए कि केवीएस में 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लास नहीं चलती है? नहीं, ऐसा नहीं है। केवीएस में 1 से लेकर के 12 तक की क्लास चलती है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद से यहाँ पर बाल वाटिका 1 से लेकर के बाल वाटिका 3 तक की क्लासें चल रही हैं। यानी कि बच्चा जब प्री प्राइमरी में होता है, जैसे आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे ईसीसीई एजुकेटर की भर्ती जो आई हुई है वहीं समझ लीजिए बाल वाटिका वाली कॉन्सेप्ट है जो कि केवीएस में चलता है। और केवीएस में कक्षा 1 से लेकर के 12 तक की चलती है। तो जब 1 से लेकर के 12 तक के बच्चों के लिए कक्षाएं यहाँ पर चल रही हैं तो 6 से 8 वाले बच्चों के लिए टीचर की हायरिंग ही नहीं की जा रही है। आप सोचिए, 6 से 8 वाले टीचर की हायरिंग ही नहीं की जा रही है तो आखिर इनको पढ़ा कौन रहा है? आपके मन में सवाल आ सकता है कि जो प्राइमरी में टीचर भर्ती हो रहे हैं वो प्रमोट होकर के अपर प्राइमरी में चले जाते होंगे, इस वजह से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर नहीं आ पा रही होगी। लेकिन अगर जो चीज़ें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा यहाँ पर धक्का लगेगा कि किस तरीके से डीएलएड के साथ धोखा किया जा रहा है वर्षों से केवीएस और एनवीएस में। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको केवीएस का डेटा दिखा दिया जहाँ पर अपर प्राइमरी की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। अब बात करते हैं नवोदय विद्यालय की, एनवीएस की बात कर लेते हैं। केवीएस की तरह ही नवोदय विद्यालय समिति ने भी दिनांक 20 मार्च 2025 को अपना जो रिक्रूटमेंट रूल था उसमें इन्होंने रिवाइज किया हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किन किन पोस्ट के लिए ये भर्तियाँ करते हैं, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। देखिए, प्रिंसिपल पोस्ट के लिए हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी की बात की जा रही है। इसके बाद से ये भी पीजीटी सब्जेक्ट वाइज अलग अलग है। इसके बाद देख लीजिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी। यहाँ पर प्राइमरी की भर्ती आपको नहीं देखने को मिलेगी और ना ही अपर प्राइमरी की भर्ती देखने को मिलेगी। प्राइमरी की भर्ती यहाँ पर होती ही नहीं है क्योंकि जो एनवीएस के क्लासेस चलते हैं वो 6 से लेकर के 12 तक के बच्चों के लिए चलाए जाते हैं, 6 से लेकर के 12 तक के बच्चों के लिए। तो यहाँ पर पीजीटी की तो बात की जा रही है, यानी कक्षा 11 और 12 के टीचर की तो बात की जा रही है, टीजीटी की भी बात की जा रही है, यानी 9 से 10 के टीचर की भी बात की जा रही है, लेकिन अपर प्राइमरी यानी 6 से 8 तक के बच्चों के टीचर की बात नहीं की जा रही है। तो आखिर इन 6 से 8 वाले बच्चों को पढ़ा कौन रहा है? जब यहाँ पर प्राइमरी होता ही नहीं है तो प्रमोशन का तो सवाल ही नहीं है। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसी बातें की जा रही हैं जिससे डीएलएड का हक यहाँ पर मारा गया है एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से। अब वो क्या हक मारा जा रहा है वो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इन्होंने क्या किया है, एनवीएस और केवीएस ने, ये जो
अपर प्राइमरी की वैकेंसी होती है इसको इन्होंने मर्ज कर दिया टीजीटी के साथ, और इसलिए ये जो ब्रैकेट है अपर प्राइमरी वाला इसको इन्होंने बंद कर दिया और इसको मर्ज करके एक क्लास इन्होंने बना दिया। 6 से लेकर के 10 तक का एक अलग सेक्शन है और 11 से 12 तक का एक अलग सेक्शन है। 11 से 12 को इन्होंने कंसीडर कर लिया पीजीटी और 6 से 10 वाले ब्रैकेट को इन्होंने कंसीडर कर लिया टीजीटी। आइए लाइव प्रूफ के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप अपने स्क्रीन पर इस समय नवोदय विद्यालय समिति में जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की भर्ती होती है उसका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि रिवाइज किया गया है उसके हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए बात की जा रही है, ठीक है। इनके लिए अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम एज जो होता है वो 35 ईयर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एसेंशियल क्वालिफिकेशन पर हमें फोकस करना है। देखिए 4 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है ITEP कोर्स, अगर आपने वो किया हुआ है तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। और इसमें इंटीग्रेटेड कोर्स में केवल ये वाला कंसीडर नहीं करना है बल्कि BSc BEd और BA BEd एक और कोर्स चलता है जिसमें आपको BSc के साथ BEd की डिग्री भी दी जाती है, वो भी 4 साल का कोर्स होता है। ये ITEP वाला जो है वो शिक्षा नीति के बाद लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर इसका मकसद इस वाले को टारगेट करना है, यानी कि यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, यहाँ पर BEd की बात की जा रही है, ठीक है। अगला और करके लिखा गया, यानी कि ये वाला कोर्स आपके पास होना चाहिए या फिर आपका डिग्री होना चाहिए 50% के साथ। इसके साथ ही साथ BEd आपका होना चाहिए, यानी यहाँ पर भी BEd मांगा गया है, या फिर BEd MAd एक 3 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो आपसे मांगा गया है, यानी कि या फिर 1 साल का BEd आपसे मांगा गया है। यहाँ तक आप देख पा रहे होंगे अब तक केवल BEd की बात की गई है। इसके बाद अगले सेक्शन में आप चलेंगे तो आपसे मांगा गया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए मिनिमम 55% अंकों के साथ, और 3 साल का जो BEd MAd डिग्री होता है इंटीग्रेटेड डिग्री वो आपके पास है तो आप एलिजिबल होंगे। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। बी में क्या मांगा गया है, देखिए क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2 कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ये बात कर रहे हैं टीजीटी की। टीजीटी में एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से अगर आप देखें, अगर टीजीटी को 9-10 को कंसीडर करना होता तो एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से यहाँ पर पेपर 2 अपर प्राइमरी का जो पेपर 2 होता है सीबीएसई जो सीटेट कंडक्ट कराती है वो यहाँ पर एलिजिबल मतलब जरूरी नहीं है 9th 10th के लिए एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से। लेकिन पेपर 2 क्यों मांगा गया है, इसलिए मांगा गया है क्योंकि ये टीजीटी को 9th 10th ब्रैकेट कंसीडर ना करके 6 से 10 वाली ब्रैकेट को कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि ये केवल BEd को मौका दे रहे हैं 6 से 10 में पढ़ाने के लिए। नो डाउट 6 से 10 में 2 कैटेगरी बन जाती है, 6 से 8 एक अलग जो कि अपर प्राइमरी होता है और 9 से 10 एक अलग जो कि अपर जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए होता है। 6 से 8 में आपको BEd को भी मौका देना है और DLED को भी मौका देना है। जो एनसीटी का 2010 का नोटिफिकेशन है मिनिमम एलिजिबिलिटी को लेकर के, उसके हिसाब से यहां पर ये DLED को मौका नहीं दे रहे हैं बल्कि इन दोनों को मिला करके एक ब्रैकेट बना दिया है। अब पेपर 2 किसके लिए मांगा जा रहा है, जाहिर सी बात है इसके लिए मांगा जा रहा होगा, क्योंकि इसके लिए तो जरूरी है नहीं। जब इसके लिए पेपर 2 मांगा जा रहा है तो अगर ये भर्ती को अलग अलग कर देते, मतलब 6 से 8 एक अलग अपर प्राइमरी का कैटेगरी बना देते और 9 से 10 अलग कैटेगरी बना देते तो वहां पर DLED को मौका दिया जाता। लेकिन यहां पर इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने दोनों को मर्ज करके और टीजीटी एक अलग ब्रैकेट बना दिया है जिसमें दोनों को इन्होंने शामिल कर दिया, उसमें केवल BEd को अलाउ कर रहे हैं और अपर प्राइमरी का टेट मांग रहे हैं। टीजीटी में अपर प्राइमरी का टेट की आवश्यकता ही नहीं है, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, DLED अभ्यर्थियों के साथ सीधे सीधे धोखा कर रहे हैं। एनवीएस में ये हो रहा है और ये आज से नहीं हो रहा है, ये वर्षों से हो रहा है और 99% जो DLED कैंडिडेट है उनको इसके बारे में पता ही नहीं होता है। अगर ये कोर्ट में चैलेंज हुआ, यकीन मानिए यहां से ये ब्रैकेट अलग हो जाएगा, ये ब्रैकेट अलग हो जाएगा, अलग करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी संस्था जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके बियॉन्ड नहीं जा सकती और रेगुलेटरी अथॉरिटी अपनी मनमानी भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद बाउंड है एनसीटी एक्ट से जो कि संसद से कानून पास है। तो ना तो एनसीटी मनमानी कर सकती है और ना ही कोई संस्था मनमानी कर सकती है। एनवीएस अपने स्तर पर इन दोनों को एक साथ नहीं मर्ज कर सकती। और यही कहानी केवीएस के साथ है। अगर मैं आपको आपके स्क्रीन पर केवीएस का मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिखाने की कोशिश करूँ टीजीटी पोस्ट के लिए, ठीक है, तो आपको देख करके यहाँ पर भी आश्चर्य होगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। केवीएस में चलिए एक बार आपको मान लेते हैं कि यहाँ पर प्राइमरी से लेकर के और मतलब 1 से लेकर के 12 तक की कक्षाएं चल रही हैं, तो यहाँ पर प्रमोशन से मान लीजिए पदों को भर लिया जाता होगा, तो यहाँ पर तो एक बार को कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन एनवीएस में कैसे हो रहा है, एनवीएस में तो प्रमोशन भी नहीं हो सकते क्योंकि प्राइमरी वहाँ पर होता ही नहीं, 6 से 12 के लिए वहाँ पर कक्षाएं चल रही होती हैं। लेकिन मैं आपको लाइव प्रूफ के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि केवीएस में भी 100% सीटों को प्रमोशन से नहीं भरा जाता है, सिर्फ 50% सीटों को भरा जाता है। बाकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत अपर प्राइमरी में यहाँ पर टीचर की हायरिंग की जाती है और अपर प्राइमरी में केवल
और केवल बीएड को मौका दिया जा रहा है, प्राइमरी को डीएलएड को मौका नहीं दिया जा रहा है, जो कि एनसीटी के 2010 के नोटिफिकेशन के हिसाब से सीधे तौर पर उसका वायलेशन ये कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का मैथ साइंस सोशल साइंस का यहाँ पर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं 4 ईयर डिग्री कोर्स मांगा गया है, 4 ईयर डिग्री कोर्स यहाँ पर मांगा गया है। इसके बाद से देख सकते हैं सेम यहाँ पर भी वही बातें लिखी गई हैं, मिनिमम 50% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, ठीक है, और बीएड मांगा गया है, मतलब कि या तो 4 ईयर का आपका बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपका होना चाहिए। ये एंड करके लिखा हुआ है, इसको एंड समझिएगा, मतलब कि या तो ये होना चाहिए या फिर ये दोनों होना चाहिए। फिर उसके बाद से देखिए यहाँ पर और करके लिखा गया है, यानी कि या तो आपका 4 ईयर का बीएड वाला कोर्स, या तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाला कोर्स, या तो 3 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स जो चलता है वो हो, या आपके पास क्या मांगा गया 1 ईयर का स्पेशल एजुकेशन में बीएड आपसे मांगा गया है 1 ईयर का, ठीक है। और यहाँ पर ये मांगा गया, देखिए सर्टिफिकेट इन सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2, मतलब कि यहाँ पर भी डीएलएड का जिक्र नहीं किया गया है, केवल बीएड मांगा गया है प्लस सीटेट मांगा गया है, और सीटेट का पेपर 2 मांगा गया है अपर प्राइमरी वाला। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग बात करें टीजीटी की, तो अगर ये केवल 9th 10th को टारगेट कर रहे होते तो इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से। अगर ये मांग रहे हैं टीजीटी में, इसका मतलब ये हो गया कि इन्होंने भी केवल 9th 10th को कंसीडर नहीं किया है, बल्कि 6 से 8 एक ब्रैकेट को इन्होंने शामिल कर लिया है, और प्लस 9 से 10 वाले ब्रैकेट को शामिल कर लिया है। और ये जो पेपर 2 मांगा गया वो इसके लिए मांगा जा रहा है, क्योंकि इसके लिए तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जब ये इसके लिए पेपर 2 मांग रहे हैं तो ये वाला ब्रैकेट अलग क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए तो डीएलएड भी एलिजिबल है, और डीएलएड जो एनसीटी की गाइडलाइन है 2010 वाली, उसके हिसाब से डीएलएड एलिजिबल है। यानी डीएलएड को बिना मौका दिए ये केवल बीएड को मौका दे रहे हैं, और ये ब्रैकेट को इस ब्रैकेट में इन्होंने शामिल कर लिया, जो कि पूरी तरीके से गलत है एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से। और 99% जो डीएलएड कैंडिडेट हैं उनको इस चीज़ों के बारे में अवेयरनेस नहीं होती है। तो यकीन मानिए केवीएस एनवीएस ने जो नियमावली और जो नियम बना रखा है उसका कई राज्यों में अनुपालन किया जा रहा है। और अगर आप देखेंगे कई राज्यों में भर्तियां आती ही नहीं है अपर प्राइमरी में। चाहे आप बात कर लीजिए उत्तर प्रदेश में अंतिम बार जो अपर प्राइमरी की वैकेंसी आई थी 2013 में आई थी, आज 2025 में 12 साल हो चुका है, अपर प्राइमरी की वैकेंसी नहीं आ रही है। अपर प्राइमरी के स्कूल तो रन हो रहे हैं, यानी कि वहां पर रिक्रूटमेंट, एक तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से बीएड को भी नुकसान हो रहा है यूपी में, और डीएलएड को तो खैर हो ही रहा है। डीएलएड जो ऑलरेडी प्राइमरी में है उनका प्रमोशन से वहां से पद भर दिए जाते हैं, लेकिन वो भी प्रमोशन कई वर्षों से नहीं हो रहा है। तो आखिर इनको पढ़ा कौन रहा है? सोचिए कि केंद्र सरकार के अधीन जो विद्यालय हैं उसमें अगर ये हालत है तो राज्यों की क्या ही हालत होगी, आप समझ सकते हैं। तो यहां पर बहुत बड़ी खामियां हैं कि अपर प्राइमरी के ब्रैकेट को आप टीजीटी में कैसे शामिल कर सकते हैं। अगर आपने शामिल कर भी लिया तो आप डीएलएड वालों का हक कैसे मार सकते हैं? नवोदय विद्यालय जो कि 6 से 12 तक चलता है उसमें तो प्राइमरी के टीचर होते ही नहीं है, तो वो तो प्रमोशन से जा ही नहीं रहे। इसका मतलब आप पूरे के पूरे पद वहां पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भर रहे हैं, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरने के लिए आपने मजबूरी में अपर प्राइमरी का टेट मांगा हुआ है, लेकिन डीएलएड को मौका नहीं दे रहे। आप समझ पा रहे हैं क्या यहाँ पर हिपोक्रेसी की जा रही है? मतलब कि एनसीटी की गाइडलाइन का सीधे तौर पर यह उल्लंघन है। अगर ये मामला कोर्ट में जाता है, निश्चित तौर पर यकीन मानिए कि डीएलएड अभ्यर्थियों का उनका हक मिलेगा। ये ब्रैकेट एक साथ हो ही नहीं सकता। आप 6 से 8वीं के लिए अलग एलिजिबिलिटी है, 9 से 10वीं के लिए अलग एलिजिबिलिटी, आप दोनों को एक साथ मर्ज कैसे कर सकते हैं? और वो भी मर्ज करके आप डीएलएड वाले के हक को ही मार लिए। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।